नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वॉल्ट विद संदीप में। तो साथियों, इस वीडियो में वर्ल्ड हिस्ट्री के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। एक टॉपिक है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो कि इंग्लैंड में हुआ था, जिसे हिंदी में कहते हैं गौरवमय या गौरवपूर्ण क्रांति। और दूसरा टॉपिक इसमें शामिल किया गया है अमेरिकन रेवोल्यूशन, यानी अमरीकी क्रांति। तो इन दोनों रेवोल्यूशन यानी इन दोनों क्रांतियों से जुड़े हुए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है, जो कई सारे एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ग्लोरियस रेवोल्यूशन के साथ में। तो सबसे पहला सवाल यहीं से ये बनता है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवमय क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी। ठीक है, तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन की बात करें तो ये 1688 में 1688 में हुई थी, और जिस देश में हुई थी वो देश था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति होती है 1688 में। ठीक है, अब ये जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, सवाल क्या कहता है कि किस देश में हुई थी। तो अब इसमें चार ऑप्शन है: फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और रशिया। तो जाहिर सी बात है, ब्रिटेन को इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है, यानी जो गौरवपूर्ण क्रांति है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो गौरवपूर्ण क्रांति की अगर बात करें तो खास तौर से क्या हुआ था इस रेवोल्यूशन में। इस रेवोल्यूशन में ये हुआ था कि जो ब्रिटेन का रूलर था, जिसका नाम था जेम्स सेकंड, तो वो जो रूलर है वो कैथोलिक धर्म को बहुत ज़्यादा मानता था, और ब्रिटेन की जो अधिकांश जनता थी, जो आम लोग थे, वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग थे। तो राजा ने क्या किया, जबरदस्ती आम जनता के ऊपर कैथोलिक धर्म को लागू करने की कोशिश की थी। और इस सिलसिले में लोगों के जो चुने हुए प्रतिनिधि जो संसद में बैठते थे, तो संसद ने रूलर को अपोज करने की कोशिश की थी, पर क्योंकि जो रूलर था वो निरंकुश था, उसके पास असीमित शक्तियां थी और वो अपनी उन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था, जिसके चलते ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, होलैंड या जिसका दूसरा नाम नीदरलैंड भी है, तो होलैंड या नीदरलैंड के शासक को इनविटेशन भेजती है कि भाई आप यहाँ आइए ब्रिटेन में अपनी फौज, अपनी आर्मी लेके, और हमें जेम्स सेकंड के ऑटोक्रेटिक रूल से, यानी निरंकुश शासन से या फिर तानाशाही से इंग्लैंड को की जो आम जनता है उसे मुक्त करवाइए। तो जैसे ही ये इनविटेशन भेजा गया था, तो उसके बाद में क्या हुआ कि नीदरलैंड के जो रूलर हैं वो आते हैं, और जैसे ये सूचना जैसे ही जेम्स सेकंड को मिलती है, तो वो क्या करता है, वो इंग्लैंड को छोड़ के भाग जाता है किसी दूसरे देश। तो बिना किसी खून खराबे के ये क्रांति हुई थी। ठीक है, इसलिए ग्लोरियस रेवोल्यूशन को ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी जैसे रशियन रेवोल्यूशन को खूनी क्रांति के नाम से जाना जाता है कि भाई इस क्रांति में जो क्रांतिकारी है उनका खूब खून बहा था, उसी तरीके से अगर हम इंग्लैंड के रेवोल्यूशन की बात करें, यानी ग्लोरियस रेवोल्यूशन की बात करें, तो इसमें किसी तरीके का कोई खून खराबा नहीं हुआ था, और बड़ी शांति से बिना किसी वॉयलेंस के जो है पावर ट्रांसफर हो गई थी, और जेम्स सेकंड जो है वो ब्रिटेन की राजगद्दी छोड़ के भाग गया था। इसलिए क्या कहते हैं, इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, यानी बिना खून खराबे की क्रांति भी कहते हैं। किसको? ग्लोरियस रेवोल्यूशन को। और ये कहाँ हुई थी साथियों? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। कब? 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 1688 की क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था, यानी 1688 में इंग्लैंड में या ब्रिटेन में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, यानी जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, उस समय इंग्लैंड का शासक यानी रूलर कौन था। तो मैंने अभी स्टोरी में आपको बताया कि उस समय जो इंग्लैंड का रूलर था वो कौन था? जेम्स सेकंड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स सेकंड वाज द रूलर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्या कहता है, ये सवाल करता है कि जेम्स सेकंड किस धर्म का अनुयायी था। तो मैंने बताया था कि भाई जेम्स सेकंड की अगर बात करें तो जेम्स सेकंड कौन से धर्म को मानता था। तो ये जो इंसान है जेम्स सेकंड, ये कैथोलिक धर्म को मानता था। ठीक है, और ब्रिटेन की जो आम जनता थी उसका धर्म कैसा था, तो वो जो है वो प्रोटेस्टेंट को मानने वाले लोग थे। तो जेम्स सेकंड किस धर्म का अनुयायी था? तो जेम्स सेकंड जो था वो कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, ये पांचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इंग्लैंड की अधिकांश जनता किस धर्म को मानती थी। तो स्टोरी हमें ये बताती है कि भाई जो इंग्लैंड की आम प्रजा थी वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग थे, और जेम्स सेकंड ने जबरदस्ती इनके ऊपर कैथोलिक धर्म को लादने की कोशिश की थी, जिसके चलते ब्रिटेन की जो आम जनता थी वो राजा के शासन से और राजा की नीतियों से खुश नहीं थी, और इसी के चलते उन्होंने राजा की नीतियों का विरोध किया,
और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो प्रतिनिधि थे ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीदरलैंड के रूलर को बुला लिया। तो इंग्लैंड की अधिकांश जनता किस धर्म को मानती थी? तो इंग्लैंड की अधिकांश जनता प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि संसद ने किसे इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया था? तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट की बात हो रही है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने जेम्स सेकंड की तानाशाही से, उसकी खराब नीतियों से परेशान होकर किसे इंग्लैंड आने का इनविटेशन दिया था? तो हम सभी जानते हैं कि भाई नीदरलैंड या हॉलैंड के रूलर को इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने इनवाइट किया था कि आप जो है वो आइए और जेम्स सेकंड के अत्याचारों से, उसके निरंकुशवाद से ब्रिटेन की जो आम जनता है उसे मुक्त करवाइए। तो संसद ने किसे इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया था? तो संसद ने ना तो नेपोलियन को, ना ओलिवर कॉमवेल को, ना लुइस 14 को। संसद ने विलियम ऑफ ऑरेंज को ब्रिटेन आने का न्योता दिया था। ठीक है, तो विलियम ऑफ ऑरेंज जो है ये वो रूलर है जो अपनी आर्मी लेके ब्रिटेन पहुंचता है, जिसके डर से जेम्स सेकंड ब्रिटेन छोड़ के किसी दूसरे देश में चला जाता है। और इस पॉलिटिकल चेंज को ब्रिटेन के इतिहास में ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से, यानी गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि जो विलियम ऑफ ऑरेंज था, यानी ये रूलर का नाम है, ये किस देश का शासक था? तो साथियों, स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि जो विलियम ऑफ ऑरेंज है वो नीदरलैंड या फिर हॉलैंड का शासक था, जिसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इनविटेशन दिया था कि वो ब्रिटेन जाए और ब्रिटेन की आम जनता को किससे मुक्त करवाए? जेम्स सेकंड की खराब नीतियों से मुक्त करवाए, शोषणकारी और दमनकारी नीतियों से ब्रिटेन की आम जनता को मुक्त करवाए और ब्रिटेन की राजगद्दी को एक्वायर कर ले। तो जो विलियम ऑफ ऑरेंज है ये कौन से देश का शासक था? तो ये भाई नीदरलैंड, और इसकी जगह कई बार हॉलैंड भी लिखा हुआ जाता है, दोनों एक ही नाम है। तो नीदरलैंड या हॉलैंड यहाँ का शासक था विलियम ऑफ ऑरेंज। ठीक है, विलियम थर्ड की पत्नी, विलियम ऑफ ऑरेंज को विलियम थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी पत्नी का नाम क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि भाई विलियम ऑफ ऑरेंज की पत्नी कौन थी? तो विलियम ऑफ ऑरेंज की पत्नी कौन थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एलिजाबेथ, ऑप्शन ए एलिजाबेथ, ऑप्शन बी एने, ऑप्शन सी मैरी सेकंड, ऑप्शन डी विक्टोरिया। तो विलियम ऑफ थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो भाई साहब ये कौन थे? तो ये थे नीदरलैंड या हॉलैंड के रूलर। ठीक है, नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के रूलर थे, और इनकी पत्नी का नाम था मैरी सेकंड। ठीक है, तो विलियम थर्ड या फिर विलियम ऑफ ऑरेंज जो कि हॉलैंड या नीदरलैंड के रूलर थे, इन्हें ब्रिटेन की संसद ने 1688 में इनवाइट किया था जेम्स सेकंड के अत्याचारों से आम जनता को मुक्त करवाने के लिए। तो याद रखेंगे कि विलियम थर्ड की पत्नी जो है उनका नाम था मैरी सेकंड। अब एक क्वेश्चन आता है कि जेम्स सेकंड कहाँ भाग गया था? जैसे ही जेम्स सेकंड कौन है? ये इंग्लैंड का रूलर है, ठीक है, जो कैथोलिक धर्म को मानता है। तो इसने क्या किया? आम जनता के ऊपर जबरदस्ती कैथोलिक धर्म की नीतियों को लागू करने की कोशिश की, जबकि आम जनता जो थी वो प्रोटेस्टेंटवाद को ज़्यादा मानती थी। तो इस वजह से आम जनता ब्रिटेन की परेशान थी जेम्स सेकंड से। तो ये पूछा गया कि जैसे ही हॉलैंड या नीदरलैंड का रूलर विलियम ऑफ ऑरेंज या विलियम थर्ड, जिनकी पत्नी का नाम मैरी सेकंड है, वो अपनी आर्मी लेके ब्रिटेन पहुंचता है, तो जेम्स सेकंड ब्रिटेन की राजगद्दी छोड़ के कौन से देश चला गया था या कौन से क्षेत्र में भाग गया था? तो साथियों, जेम्स सेकंड जो है वो ना तो स्पेन गया, ना अमेरिका गया, ना स्कॉटलैंड गया, वो कहाँ गया? फ्रांस चला गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टोरी जो है वो पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है? ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद में कौन सी शासन व्यवस्था स्थापित हुई? तो बेसिकली ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद में किस तरीके की शासन व्यवस्था हमें ब्रिटेन में देखने को मिलती है? तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद में ब्रिटेन के अंदर संसद की जो शक्ति है या संसद का जो रूल है वो इस्टेब्लिश हो गया। ब्रिटेन में राजा होगा, मोनार्की भी होगी, ठीक है, लेकिन राजा को संसद के कायदे कानूनों को मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी व्यवस्था जिसमें संसद भी हो, राजा भी हो और संसद सुप्रीम हो। ठीक है, यानी संसद सर्वोच्च हो और राजा को संसद के सारे कायदे कानून मानने पड़े। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को कहते हैं साथियों हिंदी में संवैधानिक राजतंत्र, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो 1688 में हुआ, इसके बाद में ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हो जाती है, यानी
एक तरफ संसद है यानी देश का संविधान है, और दूसरी तरफ कौन है? राजा। ठीक है, मोनार्की मतलब राजशाही, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, यानी पार्लियामेंट भी है और राजा भी है, यानी संविधान भी है और राजा भी है। पर अब राजा कैसा है? जेम्स सेकंड जैसा नहीं है जो जबरदस्ती जनता के ऊपर कैथोलिक रिलीजन की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा था, बल्कि अब राजा कैसा होगा? राजा संसद की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सारे के सारे काम करेगा। ठीक है, तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को कहते हैं साथियों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद में। कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो ये कहता है बिल ऑफ राइट्स कब पारित हुआ था? बिल ऑफ राइट्स की अगर बात करें, अधिकारों का बिल या अधिकारों का घोषणा पत्र, तो बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया गया था? तो साथियों ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ 1688 में। ठीक है, और इसके बाद में ब्रिटेन में हमने क्या देखा? ब्रिटेन में हमने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज देखा। चेंज क्या देखा? कि जो ब्रिटेन का रूलर था जेम्स सेकंड, वो ब्रिटेन की राजगद्दी छोड़ के फ्रांस चला जाता है, और ब्रिटेन की जो राजगद्दी है वो विलियम ऑफ ऑरेंज और उनकी पत्नी मैरी सेकंड को मिल जाती है। ठीक है, विलियम ऑफ ऑरेंज को विलियम थर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो बड़ा बदलाव क्या होता है कि भाई पावर चेंज हो जाती है। लेकिन अब ये जो राजा है ये क्या करने वाला है? ये पार्लियामेंट की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो बिल ऑफ राइट्स की अगर बात करें साथियों, तो बिल ऑफ राइट्स जो है वो 1689 में, बिल ऑफ राइट्स की अगर बात करें तो 1689 में जो है वो जारी किए गए थे। और कहाँ पे? तो भाई ये किए गए थे ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है ब्रिटेन के अंदर, और अगले ही साल 1689 में बिल ऑफ राइट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, जिसमें आम जनता के अधिकार कौन कौन से हैं उन अधिकारों को स्पेसिफाई कर दिया गया था। ठीक, आम जनता के कौन कौन से अधिकार हैं उन अधिकारों का एकदम खुले तौर पे वर्णन कर दिया गया था उस दस्तावेज के अंदर, जिसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, जो 1689 में ब्रिटेन में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, बिल ऑफ राइट्स का संबंध किस देश से है? तो अब इतनी स्टोरी जानने के बाद में आप ये बात समझ ही गए होंगे कि बिल ऑफ राइट्स की अगर हम बात करें, तो भाई बिल ऑफ राइट्स जो है वो जहाँ ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ उसी देश से उसका रिलेशन होगा। तो बिल ऑफ राइट्स 1689 में आया था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में हुआ था। हुआ कहाँ था जी? ये ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो बिल ऑफ राइट्स का संबंध कौन से देश से होगा? तो बिल ऑफ राइट्स का संबंध फ्रांस से तो होगा नहीं, रशिया से नहीं होगा, जर्मनी से नहीं होगा, किससे होगा? इंग्लैंड से होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, ये सवाल अच्छा है कि बिल ऑफ राइट्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, ये जो अधिकारों का बिल था या अधिकारों से संबंधित दस्तावेज था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो हमने ये देखा कि भी ब्रिटेन के अंदर बिफोर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या है? देयर वाज अ ऑटोक्रेटिक रूलर। ठीक है, एक निरंकुश राजा का शासन है जिसका नाम है जेम्स सेकंड। वहाँ की जनता, वहाँ की संसद क्या चाह रही है? संसद और जनता ये चाह रही है कि भाई राजा जो अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहा है, अपनी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपनी तानाशाही स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, तो आम जनता और संसद ये चाह रहे हैं कि ये सारी की सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाए। ठीक है, इसी सिलसिले में 1689 में क्या लाया गया था? बिल ऑफ राइट्स लाया गया था। तो अल्टीमेटली बिल ऑफ राइट्स का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यही है कि राजा जो भी हो उसे संविधान को मानना पड़ेगा, उसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी क्या होगा? अब राजा अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, यानी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता, उसके पास में जो अनलिमिटेड पावर है उनको एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जो असीमित शक्तियाँ हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली बिल ऑफ राइट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये हुआ, इसका मोटो या ऑब्जेक्टिव, कि भाई ये इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से संसद जो है वो राजा की शक्तियों को सीमित करना चाह रही थी। तो सवाल यही है, बिल ऑफ राइट्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजा की शक्ति को बढ़ाना? बिल्कुल नहीं जी, बढ़ी हुई तो थी शक्तियाँ जेम्स सेकंड की, उसी से परेशान थे, जिसके चलते नीदरलैंड के रूलर को बुलाना पड़ा था, विलियम ऑफ ऑरेंज को। ठीक है, तो राजा की शक्ति बढ़ाना तो इसका उद्देश्य कभी नहीं था। संसद की शक्ति सीमित करना? बिल्कुल नहीं, संसद की अगर शक्ति सीमित हो जाएगी तो संसद संसद काम नहीं कर पाएगी, लोगों के लिए काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो स्टेट की इकोनॉमी, स्टेट की पॉलिटी, स्टेट की सोसाइटी, स्टेट के कल्चर, इन सारे के सारे एलिमेंट्स को लेके संसद किसी भी तरीके का कोई काम नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब संसद की शक्ति सीमित करना इसका उद्देश्य नहीं है।
राजा की शक्ति को बढ़ाना उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, तो पहले दोनों ऑप्शन तो किसी भी हाल में नहीं है। तीसरा है राजा की शक्ति को सीमित करना, और चौथा है चर्च की शक्ति को बढ़ाना। तो जाहिर सी बात है, बिल ऑफ राइट्स का उद्देश्य क्या था? राजा की शक्ति को कम करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? गौर करो, स्टोरी सुनने के बाद में आपको क्या लगता है कि भाई क्या इसका पॉलिटिकल कंक्लूजन या पॉलिटिकल इम्पैक्ट निकला होगा? ठीक है, तो इसमें क्या पता चल रहा है? तो इसमें हमारे पास में 4 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन शायद गायब हो गया है। नहीं, चारों ऑप्शन है हमारे पास में। और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है पहला देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमें क्या बता रहा है? पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि संसद की सर्वोच्चता, सेना का शासन, सेना की हमने कोई चर्चा की नहीं, चर्च का शासन कोई चर्चा नहीं की, राजा की पूर्ण शक्ति बिल्कुल नहीं। राजा की पूर्ण शक्ति का तो मतलब ही नहीं है, अगर सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल करेगा तो वो ऑटोक्रेट हो जाएगा, वो निरंकुश हो जाएगा। ठीक है, और उसके पास में अनलिमिटेड पावर है, उनको वो एक्सरसाइज करेगा, उनका वो इस्तेमाल करेगा, तो ऐसे में चांस क्या है कि आम जनता का शोषण हो? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस पूरी स्टोरी में कहीं भी हमने चर्च के शासन की बात ही नहीं की, हम तो पार्लियामेंट के शासन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम तो एक ऐसे रूलर के शासन की बात कर रहे हैं जो संसद की बात मान के काम करे, एक ऐसे रूलर की बात कर रहे हैं जो कॉमन पीपल यानी जो आम जनता है ब्रिटेन की, उसको खुश रखे, उसे खुशहाल बनाए। ठीक, तो हम चर्च के शासन की बात नहीं कर रहे, सेना के शासन की भी हम बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ब्रिटेन में होता है, तो वहाँ पे सेना का शासन तो था ही नहीं, एक राजा का शासन था, दूसरी तरफ वहाँ पे पार्लियामेंट थी। पर बिफोर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन पार्लियामेंट के पास में कुछ खास पावर्स थी नहीं, और राजा उसकी कोई एडवाइस नहीं लेता था, राजा पार्लियामेंट के किसी भी ऑर्डर्स को नहीं मानता था। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद में चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि जो भी राजा बनेगा ब्रिटेन का, उसे क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट यानी संसद के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो साथियों, सबसे बड़ा परिणाम क्या निकला? सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम ये निकला कि संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। ठीक है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद में क्या हुआ? संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें ये कहता है कि भाई जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, ठीक है, इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन कनेक्टेड है, यानी किसका संबंध ग्लोरियस रेवोल्यूशन के साथ में है? तो ऑप्शन ए क्या कहता है? मैग्ना कार्टा। जी बिल्कुल नहीं, ये तो 1215 की बात है। ठीक है, ब्रिटेन की। बिल ऑफ राइट्स, ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जी बिल्कुल नहीं, किसी हाल में नहीं हो सकता। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, पूरी स्टोरी में हमने कहीं भी आज़ादी की बात नहीं की, कहीं भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की बात नहीं की, और कहीं पे भी मैग्ना कार्टा की बात नहीं की। लेकिन हमने एक बात जोर शोर से ये की कि 1688 में जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो जाता है ब्रिटेन में, उसके बाद अगले ही साल 1689 में एक नया डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट जारी करती है। ठीक है, और उसे क्या कहा गया था? उसे कहा गया था बिल ऑफ राइट्स। तो इसका मतलब इन चारों में से ऑप्शन बी का संबंध किसके साथ है? ग्लोरियस रेवोल्यूशन के साथ में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने किस सिद्धांत को मजबूत किया था? सोचो, डिवाइन राइट थ्योरी को मजबूत किया था। ठीक है, यानी किसी के भी दैवीय अधिकार, क्या इसकी बात की गई ग्लोरियस रेवोल्यूशन में? मुझे नहीं लगता, अभी तक हमने कोई बात ऐसी की नहीं है। पार्लियामेंट सोवरेनिटी, संसद की सर्वोच्चता, ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, फासिज्म, फासीवाद की, बिल्कुल नहीं जी, ये तो इटली में था। कम्युनिज्म, बिल्कुल नहीं, रशिया में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इन चारों में से हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है उसके बाद में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया कि पार्लियामेंट जो है उसकी सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। किस राजा के निरंकुश व्यवहार के कारण क्रांति हुई थी? कौन से राजा के निरंकुश व्यवहार के कारण क्रांति हुई थी साथियों? तो हम सभी जानते हैं कि हमारी स्टोरी के अंदर जो विलन था वो था जेम्स सेकंड। ठीक है, तो जेम्स सेकंड के दुर्व्यवहार की वजह से, जेम्स सेकंड के निरंकुशता की वजह से, जेम्स सेकंड की जिद की वजह से कि आम लोगों को कैथोलिक धर्म को मानना चाहिए, इस वजह से ब्रिटेन के अंदर 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति, जिसे ब्लडलेस, बिना खून खराबे की क्रांति भी कहा जाता है, ये होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 कि जेम्स सेकंड के निरंकुश व्यवहार के चलते ब्रिटेन के अंदर क्रांति हुई थी। क्वेश्चन अभी यहाँ पे क्योंकि हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए इस तरीके का लिखा गया है। ठीक है, वरना सवाल ऐसा भी हो सकता है कि ब्लडलेस रेवोल्यूशन
ब्रिटेन के किस रूलर के वजह से हुआ था, तो हम वहाँ इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन ब्रिटेन में होता है और ये रेवोल्यूशन जेम्स सेकंड के खिलाफ होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ये बड़ा आसान सा सवाल है, पर इसको थोड़ा सा मैंने इसलिए रखा है ताकि हमें सेंचुरीज के बारे में आइडिया हो जाए। सवाल जो 18वां है वो ये कहता है कि जो गौरवपूर्ण क्रांति है यानी जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है वो किस शताब्दी में हुआ था। तो हम ये तो जानते हैं कि भाई साहब 1688 में हुआ था। अब ये जो 1688 वाला साल है ये कौन सी सदी में आएगा, 15वीं सदी में आएगा, 16वीं सदी में आएगा, 17वीं सदी में आएगा या 18वीं सदी में आएगा। सवाल ये है कि 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, कौन सी सदी में आएगा। तो साथियों देखो, सदी का एक छोटा सा फंडा क्या है, जब मैं बात करता हूँ 15th सेंचुरी की तो इसका टाइम पीरियड होता है 1401 से लेके 1500। इन 100 सालों को क्या कहते हैं हम, 15th सेंचुरी। 16वीं सदी की बात करें तो 1501 से स्टार्ट होके 1600, इन 100 सालों को हम क्या कहते हैं, 16वीं सदी। 17वीं शताब्दी की बात करें तो 1601 से लेके 1700, इन 100 सालों को हम क्या कहते हैं, 17वीं सदी। 18वीं सदी की बात करें तो अब आप जान ही चुके होंगे, 1701 से लेके 1800 तक के जो 100 साल हैं, इन 100 सालों को हम कहते हैं 18वीं सदी। ठीक है, तो अब हमारी तारीख, हमारा साल क्या है, 1688, 1688। वो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, माफ़ कीजिएगा 1601, हाँ इसमें है, 17th सेंचुरी। ठीक है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन सी में आता है, यानी 17वीं शताब्दी में आता है 1688 का साल। तो जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है वो 17th सेंचुरी में होता है। ये बड़ा बेसिक सा फंडा है इतिहास का, पर कई बार हमें ध्यान नहीं रहता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया था। ना क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड में वास्तविक शक्ति किसके पास गई। सोचो किसके पास गई होगी वास्तविक शक्ति। राजा के हाथ में चली गई थी, सेना के हाथ में चली गई थी, पोप के हाथ में चली गई थी, चर्च के पास चली गई थी, या संसद के पास चली गई थी। तो जाहिर सी बात है आप सभी ने इसका आंसर सोच लिया होगा कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद में इंग्लैंड में वास्तविक शक्ति जो है वो किसके पास गई, ना तो पोप के पास, ना सेना के पास, ना चर्च के पास, संसद के पास। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 20वां सवाल ये कहता है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने आगे किस क्रांति को प्रेरित किया। देखिए इतिहास की ना ये एक बड़ी अच्छी खासियत है कि जब कभी कहीं किसी जगह कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है, चाहे वो पॉलिटिकल चेंज हो, चाहे वो कल्चरल चेंज हो, चाहे वो कोई इकोनॉमी में बड़ा बदलाव हो, ठीक है, यानी राजनीतिक बदलाव हो, सांस्कृतिक बदलाव हो, अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव हो, समाज में कोई बदलाव हो, तो आसपास की जो टेरिटरीज हैं उन टेरिटरीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, या फिर खास तौर से उन इलाकों में प्रभाव पड़ता है जहाँ पे वैसी ही व्यवस्था पहले रही हो। ठीक है, तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने एक बेस के तौर पे काम किया। बेस के तौर पे काम किया, सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकला कि इस रेवोल्यूशन के बाद में ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश होगी तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि ये जो पूरा दौर है, इस दौर में अलग अलग इलाकों में क्या है, मोनार्की है, राजाओं का शासन है, राजशाही है, और राजाओं के पास में अनलिमिटेड पावर है, असीमित शक्तियां हैं उनके पास में, और वो अपनी शक्तियों का अपने हिसाब से अपनी मन मर्जी से उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में हम एक कॉमन चीज़ ये देखते हैं कि हर एक राजा ज़्यादातर कैसा निकलता है, निरंकुश प्रवृत्ति वाला निकलता है, यानी उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। ठीक है, तो ऐसा दौर हमें लगभग लगभग फ्रांस में देखने को मिलता है, अमेरिका में देखने को मिलता है। ठीक है, अलग अलग इलाकों में, जर्मनी, इटली, हर एक जगह। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने कौन सी रेवोल्यूशन को आगे मोटिवेट किया था, तो भाई इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन की बात करें साथियों ना, तो ये होता है 1917 में, तो ये तो बहुत बाद की बात है। ठीक है, हम तो 1688 की बात कर रहे हैं, तो लगभग नियर बाय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 में होता है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से फ्रांस की जो आम जनता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और उन्हें उन सारी चीज़ों का, उन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया फ्रांस के अंदर जो लुइस 16 था उसके निरंकुश शासन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने एक तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन
के लिए एक बेस का काम किया, और फ्रांस की जो आम जनता है उस जनता को मोटिवेट किया, उन्हें भी ये एक कॉन्फिडेंस दिया कि अगर वो भी चाहें तो वो भी अगर राजा के खिलाफ एकजुट हो जाएं तो राजा के निरंकुशता को, यानी लुइस 16 की जो लुइस 16 का जो ऑटोक्रेटिक रूल है उसे खत्म कर सकते हैं। तो जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को मोटिवेट करने का काम किया था। ठीक है, तो फ्रांस के लोगों ने कौन सी क्रांति से प्रेरणा ली थी? तो फ्रांस के लोगों ने भाई ग्लोरियस रेवोल्यूशन से मोटिवेशन लिया था, साथ ही साथ मैं कहूँ तो अमेरिकन रेवोल्यूशन से भी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 लीजिए, अमेरिका की बात अब शुरू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी, अमेरिकी क्रांति कब शुरू हुई थी। ठीक है, तो अमेरिकी क्रांति जो है बहुत सारे फैक्टर्स के चलते हुई थी। बहुत सारे फैक्टर्स में क्या था, तो आज का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसको हम यूएसए कहते हैं साथियों, जिसको हम क्या कहते हैं, यूएसए कहते हैं, ये यूएसए जो है, ये यूएसए, इसके ऊपर यूएसए बनने से पहले, ठीक है, ये जो है वो 13 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। 13 अलग अलग आइडेंटिटीज थी, अलग अलग टेरिटरीज थी, जिनके अपने नाम थे, और यहाँ के लोग जो है वो एग्रीकल्चर और ट्रेड किया करते थे। ठीक है, अच्छा, इन 13 इलाकों के ऊपर रूल था ब्रिटेन का। ये 13 के 13 जो उपनिवेश हैं, इन 13 के 13 उपनिवेशों के ऊपर ब्रिटेन का नियंत्रण था। ये एक तरीके से ब्रिटेन की कॉलोनी थे, या फिर जिस तरीके से भारत अंग्रेजों की कॉलोनी था या भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उसी तरीके से अमेरिका के इन 13 राज्यों के ऊपर भी ब्रिटेन का नियंत्रण था, उनका अपना शासन था। अमेरिकन रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है, इन 13 राज्यों ने एकजुट होके ब्रिटेन के का जो राजशाही है, या ब्रिटेन का जो रूल था अमेरिका के इन 13 इलाकों के ऊपर, उस रूल को खत्म करने का एक सामूहिक प्रयास किया था, और जिसके चलते ये जो घटना थी, ये घटना इतिहास में सदा के लिए अमर होगी, जिसे अमेरिकन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत होती है साथियों 1775 से। ठीक है, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई? अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है 1775 से। देखा जाए तो 1775 से लेके 1783 तक कई सारी लड़ाइयाँ ब्रिटेन और इन 13 अमेरिका के इन 13 राज्यों के बीच में होते हैं, और सभी का जो है रिजल्ट कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट निकलता है, जिसके चलते फाइनली 1783 में एक ट्रीटी होती है अमेरिका के इन 13 राज्यों और ब्रिटेन के बीच में, और जिसके बाद में ब्रिटेन जो था वो अमेरिका को अपने रूल से फ्री कर देता है। तो अमेरिका की हिस्ट्री में इसे अमेरिकन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। हर एक क्रांति कोई एक दिन का परिणाम नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं, और उसके बाद ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या है कि 1775 में अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है साथियों, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा कब हुई थी? कि भाई अमेरिका जो है वो स्वतंत्र हो गया है, इस बात की घोषणा कब हुई थी? तो जाहिर सी बात है, इस बात की घोषणा की किसने थी? तो इस बात की घोषणा की थी साथियों ये जो 13 उपनिवेश थे, ये 13 जो इलाके थे, इन इलाकों के जो मुख्य लीडर्स थे, उन्होंने ब्रिटेन के निरंकुशवाद के खिलाफ, ब्रिटेन की जो शोषणकारी और दमनकारी नीतियां हैं उसके खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट किया था, और इस गुस्से को प्रकट किया था उन्होंने 1776 में। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन 13 राज्यों के जो मुख्य लीडर्स थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि भाई अब से हम ब्रिटेन की कोई भी बात नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटेन का कोई रूल नहीं है, और हम ब्रिटेन के रूल से क्या हैं, फ्री हैं। ठीक है, सो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई थी? 1776 में की गई थी। मैंने अभी बताया 1775 से लेके 1783 तक, इस पूरे दौर को हम कहते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन, क्योंकि इस दौरान सीरीज ऑफ द वॉर्स वर took place at that time in between the 13 colonies of USA एंड ब्रिटेन। तो ब्रिटेन और 13 अमेरिकी उपनिवेशों के बीच में बहुत सारे युद्ध होते हैं, जिनकी शुरुआत 1775 में हो जाती है, और इसी 1775 के बाद अगले ही साल अमेरिका के इन लोगों ने क्या घोषित किया कि भाई हमारे ऊपर ब्रिटेन का कोई राज नहीं है, और हम ब्रिटेन की कोई भी बात नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, तो 1776 वाज द ईयर इन विच the declaration of independence was happened in the
यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ यूएसए, क्योंकि अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? तो भाई ये सवाल यही कहता है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन किसके विरुद्ध हुआ था, यानी जो अमेरिकी क्रांति है वो किसके खिलाफ हुई थी। तो हम सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि भाई जिस ब्रिटेन में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ 1688 में, जिस ब्रिटेन के अंदर 1689 में राइट्स ऑफ बिल डिक्लेयर किया गया था, उसी ब्रिटेन का रूल कंट्रोल था 13 कॉलोनीज के ऊपर, और ये 13 कॉलोनीज किसकी थी? अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन किसके खिलाफ हुआ? तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ हुआ था, ब्रिटेन या इंग्लैंड के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? अमेरिकी उपनिवेशों की संख्या कितनी थी? तो मैंने अभी आपको बताया, जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी, कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है वो क्या था? ये एक सामूहिक प्रयास था आज़ादी के लिए। किसका? अमेरिका के 13 अलग अलग इलाकों का, जिन्होंने एकजुटता का परिचय देते हुए ब्रिटेन के खिलाफ अपना स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और उसमें जीत हासिल की। तो अमेरिका के कितने उपनिवेश थे, मतलब अमेरिका जो है वो कितने उपनिवेशों में विभाजित या बटा हुआ था? सो अमेरिका वाज डिवाइडेड इन दी 13 पार्ट्स और 13 कॉलोनीज, ठीक है। एंड दीज 13 पार्ट्स वर दी कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश। तो अमेरिकी उपनिवेशों की कुल संख्या कितनी थी साथियों? तो 13 उपनिवेश थे जिनके ऊपर ब्रिटेन का कंट्रोल था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि कौन सी क्रांति में ये नारा दिया गया था, ठीक है। यानी ये वाला जो नारा है कौन सा? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये वाला जो स्लोगन है, ये वाला जो नारा है, ये कौन सी क्रांति से संबंधित है, ठीक है। तो हम इतना जानते हैं कि भाई अभी हम अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अमेरिकन रेवोल्यूशन से संबंधित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही था कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट थी, ठीक है, और अमेरिका के इन 13 इलाकों के जो लोग थे, उन्हें किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया था पार्लियामेंट में। अर्थात इन 13 इलाकों से इन लोगों का अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटेन की पार्लियामेंट में नहीं था। अच्छा, ब्रिटेन क्या कर रहा था? ब्रिटेन लगातार अपने इन नियंत्रण वाले उपनिवेशों के ऊपर लगातार नई नई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा था, जिसमें सबसे बड़ी पॉलिसी क्या थी कि अमेरिका के इन 13 राज्यों के ऊपर ब्रिटेन की राजशाही और पार्लियामेंट ने तमाम तरीके के टैक्सेस लगा दिए थे, ठीक है। स्टैम्प एक्ट लगा दिया था, शुगर टैक्स लगा दिया था, ठीक है, टी टैक्स लगा दिया था। तो तमाम तरीके के कर लगा दिए थे, बहुत सारे कर जो हैं वो इनके ऊपर लगा दिए गए, जिनका ये जो 13 राज्यों के जो लोग थे वो विरोध कर रहे थे। तो उन लोगों ने ये कहा कि आप हमारे ऊपर कितने भी टैक्स लगा दो, जब तक हमारा कोई प्रतिनिधि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में नहीं होगा, तब तक हम कोई भी टैक्स देने को तैयार नहीं है। सो दिस स्लोगन वाज रेज्ड ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन, एंड दिस स्लोगन वाज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि भी जब तक हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा संसद में, तब तक हम कोई टैक्स नहीं देंगे। तो स्लोगन रेज किसने किया? द पीपल ऑफ द 13 टेरिटरीज ऑफ अमेरिका। और किसके खिलाफ? तो भाई ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है। क्योंकि प्रतिनिधि की डिमांड ये इसलिए कर रहे थे कि जब तक इनका अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटेन की पार्लियामेंट में होगा, तो जाहिर सी बात है इन लोगों के जो मुद्दे हैं, इन लोगों की जो नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उन सारी की सारी बातों को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उठाएगा, इन लोगों के अधिकारों की बात करेगा। तो तभी पार्लियामेंट में वो आवाज़, इनकी जो समस्याएं हैं वो मुखर हो पाएंगे। पर इन लोगों का कहना है कि भाई हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो हम टैक्स क्यों दें? तो इसलिए नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, दिस स्लोगन वाज रेज्ड ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन, एंड दिस अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज टुक प्लेस फ्रॉम 1775 टिल 1783, ठीक है, याद रखेंगे 1775 से 1783 अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है। और इसी अमेरिकी क्रांति में नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, की कोई कर नहीं जब तक इनका कोई प्रतिनिधि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में नहीं होगा। सो दिस स्लोगन वाज रेज्ड ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है कि भाई साहब स्टैम्प एक्ट कब लागू किया गया था? 26वां सवाल, ये बड़े जरूरी सवाल हैं, इजी दिख रहे हैं। स्टैम्प एक्ट कब लागू किया गया था? ठीक है, तो किसने लागू किया? ब्रिटेन ने। किसके ऊपर लागू किया? 13 कॉलोनीज के ऊपर। किसकी हैं ये? अमेरिका की हैं, ठीक है। तो सवाल है कब लागू किया गया? तो साथियों, भारत के इतिहास में इस वर्ष में, मैं हिंट दे देता हूँ, एक बहुत बड़ी संधि होती है जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। 2 संधियाँ होती हैं, एक 12 अगस्त 1765
और माफ़ कीजिएगा, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को, ठीक है। और इसी साल स्टैम्प एक्ट लागू किया था ब्रिटेन ने अमेरिका के इलाकों के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या आइडिया लगता है कि किस साल लागू किया गया होगा? तो जो स्टैम्प एक्ट था वो 1765 में लागू किया गया था, ठीक है। किसने लागू किया? ब्रिटेन ने किया। किसके ऊपर? अमेरिका के 13 उपनिवेश या 13 राज्यों के ऊपर, ठीक है। और 12 अगस्त 1765 को क्या होता है भारत में? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। और दूसरी संधि होती है 16 अगस्त को, 4 दिन के बाद में। इलाहाबाद की संधि के बाद में हम एक चीज़ क्या देखते हैं कि भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे क्या मिल जाता है? 3 इलाकों का दीवानी राइट्स मिल जाता है। दीवानी राइट्स का मतलब क्या है? दीवानी अधिकारों का मतलब क्या है? राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। तो भाई ये कौन से 3 इलाके थे? तो ये था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी राजस्व एकत्रित करने का अधिकार किसको मिल गया था? भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। किसके बाद में? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद में। कितनी होती हैं ये 2 होती हैं। एक 12 अगस्त 1765 और एक 16 अगस्त 1765। अच्छा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कौन से बैटल के बाद में हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को एक बैटल होती है, बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद में हुआ था। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है कि भाई ये जो बोस्टन टी पार्टी है, अरे बोस्टन टी पार्टी घटना, तो सवाल ये कहता है कि बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई थी, ठीक है। तो बोस्टन टी पार्टी घटना जो होती है साथियों, इसी वर्ष में भारत के अंदर पहला चार्टर एक्ट आता है। याद कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए थे, संवैधानिक सुधार किए थे, जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सीरीज ऑफ द लॉज वर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। जिसमें हम 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में आपका 1858, 1862, इस तरीके से 1892, 1909, 1919, 1935, 1947, ठीक है। तो ये जो अधिकार इस तरीके के जो नियम और जो लॉ हैं लागू किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो जिस वर्ष, हिंट ये है कि जिस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला लॉ इम्प्लीमेंट किया था इंडिया के अंदर, उसी वर्ष के खिलाफ ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी होती है, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी बेसिकली क्या थी? बेसिकली ये थी, बोस्टन बंदरगाह में ब्रिटेन का जहाज खड़ा था। ब्रिटेन के इस जहाज के ऊपर चाय की पेटियां लादी गई थी, ठीक है। चाय की पेटियों की बात करें तो एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, पर लगभग 342 पेटियां जो थी वो इसके ऊपर रखी गई थी, ठीक है। 342, 342 जो टी बॉक्सेस थे, दीज बॉक्सेस वर केप्ट ऑन द ब्रिटिश शिप। और ये शिप कहाँ खड़ा था? दिस शिप वाज डेस्टिनेटेड एट दी बोस्टन बंदरगाह, बोस्टन के बंदरगाह में खड़ा था। अब जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उन्होंने 13 कॉलोनी बोस्टन बंदरगाह, जो 13 कॉलोनीज के जो लोग हैं वो के जो लोग इस बोस्टन बंदरगाह पे काम करते थे मजदूर के तौर पे, उन्हें ये कहा कि भैया आप जो है ये चाय के बक्से उतारिए और इनको रख दीजिए, ठीक है। जहाज से उतार के इनको जो वेयर हाउसेज हैं उनमें रख दो। तो इस टाइम लोगों ने डिनाई कर दिया, ठीक है। वर्कर्स ने डिनाई कर दिया। क्यों? क्योंकि जो 13 कॉलोनीज से जो लीडर्स थे, उन लीडर्स के ऑर्डर्स यही थे। ऑर्डर्स क्यों थे? तो हम ये जानते हैं कि भाई क्या हुआ था कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे कि वी आर फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और वो ये भी डिक्लेयर कर चुके थे कि जब तक टैक्सेशन नहीं देंगे हम, तक जब तक आप जो है हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। तो एक तरीके से अपोज कर रहे थे ब्रिटिश रूल को। तो इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों की बात इन लोगों ने नहीं मानी, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि कुछ एक जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो यहाँ पहुँचते हैं और इन्होंने क्या करना शुरू किया, ये उस जहाज के ऊपर चोरी छुपे से चढ़ते हैं और ये टी के जितने बॉक्सेस थे, चाय के जितने डब्बे रखे हुए थे, इन डब्बों को उठा के बोस्टन बंदरगाह में फेंकना शुरू कर देते हैं पानी के अंदर, ठीक है। इस इवेंट को अमेरिका के हिस्ट्री में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई साहब ये जो बोस्टन टी पार्टी वाला इवेंट है, ये घटना कब हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी वाली ये जो घटना है साथियों, ये होती है 1773 में। कब होती है? 1773 में, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, स्टैम्प एक्ट कब लागू हुआ था ये मैंने शायद आपको बता दिया ना, 1765 में। हाँ, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी जो है वो 1773 में होती है। यही मैंने आपको हिंट दिया था कि भारत में इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला लॉ लागू किया था, जिसे हम कहते हैं 1773 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1773। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? 1773 में होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बोस्टन टी पार्टी किसके विरोध में हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी जो है शुगर टैक्स के विरोध में हुई थी क्या?
टी टैक्स के विरोध में हुई थी, लैंड टैक्स के विरोध में हुई थी, या चर्च टैक्स के विरोध में हुई थी? तो जो बोस्टन टी पार्टी है साथियों, ये चाय के ऊपर कर लगा दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, 7 ईयर्स ऑफ वॉर की वजह से ब्रिटेन की हालत बड़ी खस्ता थी और ब्रिटेन की इकोनॉमी लगातार कोलैप्स करती जा रही थी। तो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन क्या कर रहा था, जहाँ जहाँ उसका रूल है उन इलाकों के ऊपर, उन इलाकों से पैसा जोड़ने की कोशिश कर रहा था। और उन इलाकों से पैसा कैसे आ सकता था? सो पैसा आ सकता था इन द फॉर्म ऑफ द रेवेन्यू, राजस्व के रूप में। तो 7 ईयर्स ऑफ वॉर, सप्तवर्षीय युद्धों के चलते ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था डगमगाना शुरू हुई थी, उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तमाम तरीके के टैक्सेस अलग अलग इलाकों में ब्रिटेन ने लगाए थे, यानी उन इलाकों में जिनके ऊपर ब्रिटेन का कंट्रोल था, ठीक है। तो उसी में 13 कॉलोनीज भी आती हैं, तो इनके ऊपर शुगर टैक्स भी लगाया। मैंने बताया था ना, टी टैक्स है, लैंड टैक्स है, चर्च टैक्स है, दुनिया भर के टैक्स लगाए थे। पर बोस्टन टी पार्टी किसके विरोध में हुई? तो बोस्टन टी पार्टी जो है वो टी टैक्स के, ऑप्शन नंबर बी, बोस्टन टी पार्टी जो है वो टी टैक्स, चाय के ऊपर जो कर लगाया गया था उसके विरोध में हुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा किसने लिखी थी? ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा लिखने वाले कौन थे? तो भाई, जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हो जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के, वो बनते हैं जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। और थॉमस जेफरसन की अगर बात करें तो ही वाज द पर्सन हु रोट दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये बेसिकली होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई, और तारीख थी साथियों 1776, 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा है वो जारी की गई थी। इसको लिखने वाले कौन थे? इसको लिखने वाले थे थॉमस जेफरसन, ठीक है। 4 जुलाई 1776 याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? 30वां सवाल ये कहता है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करें तो इन चारों ऑप्शन में कॉम कॉमवेल है, लेनिन है, नेपोलियन है। तो भाई साहब, इन तीनों का तो कोई संबंध है नहीं अमेरिकन रेवोल्यूशन के साथ। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जब खत्म हो जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बन जाता है, तो जॉर्ज वाशिंगटन को वहाँ का पहला प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो ही वाज द लीडर, इंपॉर्टेंट लीडर, इन चारों ऑप्शन में ही वाज द इंपॉर्टेंट लीडर ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन। और ये कहते हैं कि ये एक तरीके से मिलिट्री चीफ थे अमेरिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? प्रथम महाद्वीपीय यानी फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कब हुई थी? ठीक है, तो साथियों, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बेसिकली क्या था? ये जो 13 कॉलोनीज के जो लोग थे, इसके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, ये एक जगह इकट्ठा होते हैं, ठीक है। ये कहाँ इकट्ठा होते हैं? तो उस जगह का नाम है साथियों फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में ये 13 के 13 जो उपनिवेश हैं, इनके लोगों की एक मीटिंग होती है, ठीक। और कब होती है ये? तो ये 1776 में होती है, 1776 में, 1774 में होती है। तो 1774 में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन फिलाडेल्फिया। 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था। और ये किसके लिए किया गया था और किसने किया था? तो अमेरिका के इन 13 राज्यों के जो मुख्य लीडर थे, उन्होंने इसका आयोजन किया था। कि एक तरीके से मीटिंग थी जहाँ पे इन 13 राज्यों के प्रतिनिधि आते और ब्रिटेन के खिलाफ कौन से टैक्टिक्स अपनाने हैं, ठीक है, कौन से तरीके अपनाने हैं, किस तरीके से ब्रिटेन के रूल को ख़त्म करना है, उस सब की प्लानिंग करनी थी। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बेसिकली है किसके लिए? 13 कॉलोनीज़ के लिए। लेकिन इसमें सिर्फ 12 ही शामिल होते हैं, यानी 12 कॉलोनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ही यहाँ पहुँचते हैं। जिस एक कॉलोनी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं पहुँचते हैं, वो कॉलोनी थी जॉर्जिया। ये याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था फिलाडेल्फिया में 1774 में, ठीक है, उसमें किस एक उपनिवेश के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हम ये जानते हैं टोटल 13 उपनिवेश हैं, उनमें से 12 शामिल होते हैं। जो एक शामिल नहीं होता है, या जिस एक उपनिवेश के रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं होते साथियों, तो वो जो उपनिवेश था उसका नाम था जॉर्जिया। जॉर्जिया का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव फिलाडेल्फिया में नहीं पहुंचता है। और ये जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस था, ये कई दिनों तक चलने वाला एक तरीके से उनका सामुदायिक कार्यक्रम था, सामूहिक कार्यक्रम था, माफ़ कीजिएगा, जिसमें उन्हें ब्रिटेन के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार करनी थी, ठीक है। तो ये 5 सितंबर 1774 को शुरू होता है और 26 अक्टूबर 1774 तक ये चलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे,
फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो है वो 1774 यानी 5 सितंबर 1774 से 26 सितंबर 1774 तक आयोजित किया गया। इसमें सिर्फ 12 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं, एक के शामिल नहीं होते हैं, और वो एक कौन सा था, वो था जी जॉर्जिया। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ। तो मैंने शुरू में जो थोड़ी सी बातें बताई थी उसमें आपको मैंने ये बताया था कि भाई जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, इसका अंत एक संधि से होता है, और वो संधि होती है 1783 में, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। पेरिस की संधि के बाद में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिका की क्रांति जो है उसका समापन हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ वर्सिलेस, ट्रीटी ऑफ वियना। तो हम सभी जानते हैं भाई ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या इस युद्ध का अंत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, यही सवाल है, ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है साथियों 1783 में, किसके बीच, ब्रिटेन और 13 कॉलोनीज के बीच में। और इस संधि में क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, इस संधि में ब्रिटेन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब से मेरा 13 कॉलोनीज के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी नियंत्रण नहीं है, ये हमारे रूल से फ्री हैं, यानी ये आज़ाद हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, इसमें मैंने आपको बताया था कि कई सारी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट बैटल्स होती हैं, जिसमें एक बैटल लगभग हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बैटल ऑफ सारागोटा। सारागोटा का युद्ध कब हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था, ठीक है। तो सारागोटा का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहली बात तो मुझे पता तो हो सारागोटा का युद्ध कब हुआ। तो साथियों ये होता है 1777 में, 1777 में बैटल ऑफ सारागोटा होता है। महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण, अच्छा किस किस के बीच हुआ, एक तरफ ब्रिटेन है जी, बहुत बढ़िया, दूसरी तरफ कौन है, ये 13 कॉलोनीज है, ठीक है। एक तरफ ब्रिटेन है, एक तरफ कॉलोनीज है, ठीक। इस बैटल ऑफ सारागोटा में ब्रिटेन की तरफ से शामिल होता है कौन, फ्रांस। फ्रांस ने, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि 13 कॉलोनीज को एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिल जाता है ब्रिटेन के खिलाफ, किसका, फ्रांस का, ठीक है। याद रखेंगे भारत में भी ब्रिटिश हैं और फ्रेंच भी हैं, दोनों की कंपनियां थी, इनके बीच में राइवलरीज भी हमें राइवलरी जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से जिन्हें कहा जाता है। तो बैटल ऑफ सारागोटा 1717 में 1777 में हुआ था, और इसमें इसकी सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि 13 कॉलोनीज को, अमेरिका के इन 13 राज्यों को फ्रांस ने सपोर्ट कर दिया था। तो यही ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि इससे, इसमें या इस बैटल के बाद से, इस बैटल से फ्रांस ने अमेरिका की सहायता करना शुरू कर दी थी। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ दिस बैटल ऑफ सारागोटा, याद रखेंगे। 1777 में ब्रिटेन और दूसरी तरफ कौन है, 13 कॉलोनीज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन क्या कहता है, यॉर्कटाउन का युद्ध कब हुआ था। यॉर्कटाउन के युद्ध की अगर बात करें साथियों, तो अभी हमने कहा कि 1777 में बैटल ऑफ सारागोटा होता है, हमने कहा कि 1773 में बोस्टन टी पार्टी होती है, हमने कहा कि 1765 में स्टैम्प एक्ट लागू किया गया था, हुई थी ये बातें। और हमने अभी पढ़ा कि 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। ट्रीटी ऑफ पेरिस हम सभी जानते हैं कि 1776 जुलाई और तारीख थी 4, इस दिन क्या हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बहुत सारी तारीखें हैं हमारे पास में। अब उसी में एक सवाल क्या आया, यॉर्कटाउन का युद्ध कब हुआ। तो यॉर्कटाउन का युद्ध होता है साथियों 1781 में, 1781 में ये युद्ध होता है। इस युद्ध की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग, अच्छा किसके बीच हुआ, तो सेम वही कहानी, ब्रिटेन और 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका, इनके बीच में होता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्रिटेन की तरफ से जो मिलिट्री कमांडर था उसका नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। चार्ल्स कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखेंगे। भारत में ये आया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद में 1785 में, ठीक है। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को या लॉर्ड कॉर्नवालिस को यॉर्कटाउन के युद्ध में सरेंडर करना पड़ा था, अर्थात इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी। तो अंग्रेजों को जो एक घमंड था, अपने ऊपर अभिमान था कि भाई हम अजय हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता, तो अंग्रेजों को का सामना वास्तविकता से हुआ, और बैटल ऑफ यॉर्कटाउन एक तरीके से टर्निंग पॉइंट के तौर पर साबित होती है अमेरिकन रेवोल्यूशन में, क्योंकि इसमें पहली बार जो ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर है कॉर्नवालिस, उसे सरेंडर करना पड़ा था 13 कॉलोनीज की आर्मी के सामने, ठीक है, याद रखेंगे। 1781 में
क्या हुआ? यॉर्कटाउन का युद्ध। तो अभी एक तारीख और जुड़ गई है 1781। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? यॉर्कटाउन में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मैंने अभी आपको बताया भाई, जो यॉर्कटाउन वाला बैटल है इसमें कौन कर रहा था? ब्रिटेन की जो सेना है उसकी लीडरशिप। तो अभी हमने पढ़ा जिसने सरेंडर किया। सरेंडर किसने किया? जो हारा था। हारा कौन था? वही जो भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद में अगला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आया था। तो जी उसका नाम क्या था? उसका नाम था लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है। थॉमस जेफरसन कौन थे? थॉमस जेफरसन तो हमने पढ़ा था कि भाई जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है, 4 जुलाई 1776, इस दस्तावेज को तैयार या लिखने का कार्य किया था थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्लियर है? और जॉर्ज वाशिंगटन ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। कॉर्नवालिस, तो ये कौन है भाई साहब? यही वो आदमी है जिसने सरेंडर किया था, ठीक है, या ब्रिटिश आर्मी का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? कुछ नहीं, बड़ा आसान है। अमेरिकन रेवोल्यूशन का मुख्य कारण क्या था? तो अमेरिकी क्रांति की बात करें या फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन की बात करें तो हमने ये देखा था कि भाई वो जेम्स सेकंड जबरदस्ती जो आम जनता थी ब्रिटेन की उसके ऊपर एक नए धर्म को थोपना चाह रहा था। ठीक है, और नया धर्म क्या था? कैथोलिक। जबकि आम जनता प्रोटेस्टेंट को मानती थी। तो वहाँ कहीं ना कहीं एक रिलीजियस कोज भी देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ वो संसद की अवहेलना कर रहा था, तो पॉलिटिकल कोज भी देखने को मिल रहा था। अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या था? तो इसमें सिंपल सी बात ये थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट द 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? दे इस्टेब्लिश देयर रूल ऑन द 13 कॉलोनीज, ठीक है, दैट वर लोकेटेड और सिचुएटेड इन द अमेरिकन टेरिटरी। तो इन 13 इलाकों के ऊपर ब्रिटेन ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। और इस रूल का मकसद क्या था? तो साथियों ये दौर जो था ना, ये दौर था कैपिटलिज्म और मर्केंटलिज्म का। ठीक है, और इसमें क्या था? इसमें था मुनाफे से मुनाफा कमाना। और ब्रिटेन क्या चाह रहा था? ब्रिटेन ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधीनस्थ इलाकों का शोषण करना चाह रहा था। किस तरीके का शोषण? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण। यानी उन इलाकों से ज़्यादा कमाई करना चाह रहा था। और कमाई कैसे होती थी उस दौर में? सो एट द टाइम द मेन सोर्स ऑफ द इनकम वाज द रेवेन्यू। आय का प्रमुख स्रोत था राजस्व। तो ब्रिटेन ने क्या किया? बहुत सारे टैक्स इंप्लीमेंट कर दिए थे। किसके ऊपर? 13 कॉलोनीज के ऊपर। ठीक है, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों हुआ भाई? धार्मिक संघर्ष तो कोई था ही नहीं, अभी हमने पढ़ा, कोई मतलब नहीं। औद्योगिकरण की भी बात ही नहीं कर रहे, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म की भी बात नहीं कर रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात नहीं कर रहे। देयर वर नो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन द ब्रिटेन एंड 13 कॉलोनीज। असली कारण क्या था? कि जो 13 कॉलोनीज थी वो टैक्सेस को अपोज कर रही थी। तो करों का विरोध वाज द रियल कोज बिहाइंड द अमेरिकन रेवोल्यूशन। याद रखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? टी एक्ट कब लागू हुआ? तो टी एक्ट तो लागू हो गया, उसी के बाद में बोस्टन टी पार्टी होगी। बोस्टन टी पार्टी 1773 की घटना है। अभी हमने पढ़ा था बोस्टन बंदरगाह जहाज खड़ा है ब्रिटेन का, जिस पे 342 चाय की पेटियां रखी हैं, जिन्हें पहले उतारने से मना कर दिया गया। और बाद में जो कुछ एक लीडर्स हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और वो क्या करते हैं? इन बक्सों को उठा उठा के पानी में फेंकना शुरू कर देते हैं। दिस इंसिडेंट वाज नोन एज द बोस्टन टी पार्टी एंड दिस इंसिडेंट वाज टुक प्लेस इन द ईयर 1773। तो जाहिर सी बात है 1773 ही वो साल होगा जब टी एक्ट लागू किया गया। तो बात करें टी एक्ट कब लागू किया गया था, तो चाय का जो कानून है वो 1773 में इम्प्लीमेंट किया गया था। नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो हम ये सारे जानते हैं कि भी ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो कब होती है? 1783 में। हमने कहा कि 1775 से लेके 83 तक जो है वो क्या है? अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है। तो 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होगी इन बिटवीन ब्रिटेन एंड द 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका। और इस संधि में की मुख्य बात क्या थी? इस संधि की मुख्य बात ये थी कि भाई इस संधि के माध्यम से इन 13 राज्यों को स्वतंत्र कर दिया ब्रिटेन ने, ये डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन इलाकों ने क्या किया? ये इलाके यूनाइट हो गए और इन्होंने जो 13 जो एरियाज हैं इनको यूनाइटेडली हम लोग क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो फिर इन लोगों ने अपना संविधान बनाना शुरू किया। और ये संविधान जो इन्होंने लागू किया साथियों 1789 में। ठीक है, याद रखेंगे 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। नाउ अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन बना? तो ये हमने पढ़ा था कि जिसने अमेरिका की मिलिट्री 13 कॉलोनीज की जो मिलिट्री थी उसकी लीडरशिप की, वही इंसान जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बनता है। और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था साथियों जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, याद रखेंगे, जॉर्ज वाशिंगटन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और थॉमस जेफरसन कौन है? इन्होंने भाई 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस
फॉर्मेट को लिखा था। ठीक है, तो साथियों ये 40 सवाल हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन से और ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड से। खास तौर से मैंने इन सवालों को इसीलिए चुना था क्योंकि इन टॉपिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो बोरियत सी फील होती है और हमें समझ नहीं आता किस तरीके के सवाल आते हैं। तो मैंने इन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में आए हैं, इन क्वेश्चंस के बेस पे इन टॉपिक्स को पढ़ाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री के ये जो 40 क्वेश्चन हैं ये आपको समझ आए होंगे, थोड़ी बहुत ग्लोरियस रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन की स्टोरी भी दिमाग में बैठी होगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारा जो चैनल है द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप, इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।